गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली क्वेश्चन आस्क होता है प्रीवियस ईयर से भी। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एसएससी में आ रखे हैं और अभी भी आने की संभावना है उसकी, वो हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं। तो आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे वीडियोस का। और आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर लगे आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप मुझे। तो चलिए गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी? किसने दिया है जनरल संतुलन का सिद्धांत? JM कीन्स ने दिया है, लियोन वॉलरस ने दिया है, डेविड रिकार्डो ने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। तो बताइए किसने दिया है जनरल इक्विलिब्रियम का सिद्धांत? तो आंसर है आपका बी। जनरल इक्विलिब्रियम का सिद्धांत है वो लियन वॉलरस ने दिया है। गाइस जब भी आप क्या किया करो, जब भी आप स्क्रीन पे कोई भी आप क्वेश्चन देखो तो उसका ऑप्शंस अपने मन में सोचा करो। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिख रहे हो तो भी एक कॉपी पेन में लिख लिया करो, ताकि आप लास्ट में देख सको कि आपको कितना स्कोर आ रहा है और आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ कमी रह गई है आपकी पढ़ाई में, आप वो देख सकते हो और अपने आप को आप खुद ही एनालाइज भी कर सकते हो। और अगर आपका मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आप अपना स्कोर लिख सकते हो, ताकि आपको पता चलते रहे कि आप कॉन्टिन्यूसली कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। अब हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, एनालाइज करता है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पूरे होल तरीके से। वो मतलब आप इकोनॉमी एज ए होल वो करता है, जहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल ही सिर्फ सप्लाई और डिमांड की नहीं देखता है, एक इंडिविजुअल फर्म या कंपनी को नहीं करता है, ये पूरा एज ए इकोनॉमी में देखता है कि क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, सप्लाई और डिमांड बैलेंस है कि नहीं। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखता है कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड है या नहीं, ये चीज़ें ये देखता है इकोनॉमी में। तो जनरल इक्विलिब्रियम किसने डेवलप किया था? तो डेवलप किया था लियोन वॉलरस ने। और ये बेसिकली देखता क्या है, डिमांड और सप्लाई को देखता है इकोनॉमी में कि इक्वल है कि नहीं डिमांड और सप्लाई। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। मिनिमम जो पेमेंट जो किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होता है? क्वासी रेंट होता है, रेंट होता है, या वेजेस होता है, या ट्रांसफर पेमेंट होता है? तो बताइए जो मिनिमम जो पेमेंट है जो करना ही पड़ेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो क्या है? आप ऑप्शन में बताएं, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है। सो गाइस आई होप आपने ये आंसर दिया होगा। देख सकते हो आपका जो ये 2014 CGL में आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखते हैं मिनिमम जो पेमेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो क्या है। मिनिमम अमाउंट जो कि चार्ज किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये होता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड हो गया जहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर जो भी लोग उसमें इंडल्ज हैं लेबर करने में, काम करने में, कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है आपका उसमें पैसा जो भी लगा है, एंटरप्राइज क्या हो गया, जो भी ऐसी कंपनी जो रिस्क ले करके कंपनी रन कर रही है वो हो गया एंटरप्राइज। कंपनी हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, जो बंदा आपका कंपनी को चला रहा है पूरा रिस्क लेके, उसको एंटरप्राइज बोलेंगे। तो जो मिनिमम जो पेमेंट की जाती है प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन को, इवन जब कोई प्रोडक्शन ना भी हो रही हो तब उसको बोलते हैं आपका जो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं आपका ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? अगर प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो लेकिन इतना कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली क्या गवर्नमेंट सेक्टर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं कर रहे होते हो, गवर्नमेंट सब्सिडी अपने मन से आपको देती है आपकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ट्रांसफ़र पेमेंट का जो है वो कहाँ नज़र आता है? सब्सिडी में नज़र आता है, गवर्नमेंट में नज़र आता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा हो, अगर किसी भी आप बात करो कंपनी में, तो भी मिनिमम जो वेजेस होगा, मिनिमम जो चीज़ें होगी
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करना ही पड़ेगा, और वो क्या चीज़ होगी, तो ट्रांसफ़र पेमेंट होगा। अब अनशॉर्टेड ट्रांजेक्शन दैट कैन बी यूज टू इमीडिएटली, ये भी 2014 में आया हुआ सवाल है। तो अपडेट ए डाटाबेस इज कॉल्ड, जो अनशॉर्टेड ट्रांजेक्शन है उसको इमीडिएटली यूज़ किया जाता है डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा। पहला है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस, सिक्वेंशियल डेटाबेस एक्सेस, ऑल्टरनेट डेटाबेस एक्सेस और इंस्टेंस डेटाबेस एक्सेस। तो बताइए, बिना लेन देन के जो तुरंत डेटाबेस को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इस दोनों में से बताइए क्या कहा जाता है। सो इसका आंसर है आपका आंसर ए। देख लेते हैं आंसर ए क्या है आपका, डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। डायरेक्टली आप डेटा को एक्सेस कर सको। इन डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डेटा को फ्रॉम डेटाबेस। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो एनी सीक्वेंस, तो कोई सीक्वेंस फॉलो करने का ज़रूरत नहीं होता है। देखो, आपने अगर लोकल डिस्क आपका सी है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जो भी ड्राइव है उसमें जाके आप डायरेक्टली किसी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो ना एक्सेस। तो डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस हो गया वहाँ पे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड आइसोनेफ रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इक्वल, क्या आइसोनेफ किस लाइन को दर्शाता है बताइए। क्लाउडीनेस को, सैलिनिटी को, रेन को, प्रेशर को। हमने लास्ट किसी लेक्चर में शायद डिस्कस किया था डिफरेंस लाइंस के बारे में, तो अगर आपको वो लाइंस भी याद होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। तो बताइए गाइस, इसमें क्या आंसर है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद होगा तो आप ये आराम से कर लोगे सॉल्व। अब इसमें से ऑप्शन खुद ब खुद कट जाएंगे। तो इसका आंसर है आपका क्लाउडीनेस। आइसोनेफ जो है वो क्लाउडीनेस को दर्शाता है। आइसोनेफ एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका कनेक्ट करती है सिमिलर जगह जहाँ पे आपका एक तरह का क्लाउडीनेस है। मान लो कोई ये ए जगह है, वहाँ पे क्लाउडीनेस कुछ 20% है, और बी जगह है ये भी 20% क्लाउडीनेस है। तो इस दोनों जगह को एक इमेजिनरी लाइन जो कनेक्ट करेगी, इसको क्या बोलेंगे, आइसोनेफ। तो देखिए, हमने ये लास्ट किसी क्लास में डिस्कस किया था, तो आपने अगर वो चीज़ें अगर याद होगा तो आप ये कर लेते हैं। आप ये आंसर, जिसका आंसर सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार देख लेते हैं, आइसो बार क्या होता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसी लाइन है जो इक्वल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। थर्म जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। आइसो हाइट की बात करते हैं, इक्वल प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश हो रही उसको यू रिप्रेजेंट करता है। आइसो लाइन्स की बात करें तो सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है इक्वेटिक सिस्टम में। तो देखो, ये ऑप्शन तो कट गया, आइसो बार है, प्रेशर वाला कट गया। रेन हो गया, पर्सिपिटेशन, तो ये ऑप्शन भी कट गया। सैलिनिटी के बारे में हमने बात किया तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए। तो क्या बच गया, क्लाउडीनेस। तो आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो भी आपको इस तीनों का आंसर पता है, तो आप ये आंसर करेक्ट कर लोगे। इसलिए बोलती हूँ ध्यान से लेक्चर को शुरू सुना करो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर फॉलो किया करो। डिस्क्रिप्शन में आपके अगर आपने चीज़ें नहीं भी पढ़ी है तो भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के दौरान में इंडिया को फ्रीडम दिया गया था। क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रामसे मैकडोनल्ड, विलियम पी। तो बताइए किस में दिया गया था, किस टाइम पे, किसके दौरान दिया गया था। तो इसका आंसर है आपका क्लेमेंट के दौरान, क्लीमेंट एटली के दौरान पे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया गया था। और जो ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो 14 अगस्त 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपका क्या गया था, लागू किया गया था, आपका पास किया गया था आपका। और 14 अगस्त 1947 को, मतलब हमारे आज़ादी से एक दिन पहले, इंडिया को 2 पार्ट में, सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये हो गया आपका 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को आपका क्या बन गया, इंडिया बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुर्शिद कुलीन खान और अलवर्दी खान एंड सिरजादुल्ला वेयर ऑल नवाब्स ऑफ। ये किसके नवाब थे ये चारों। तो आप ऑप्शन में है आपका लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बंगाल। तो बताइए किसके नवाब हैं ये। तो ये सारे ना आपके बंगाल के नवाब थे। ये काफ़ी
स्टैटिक पोर्शन है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है नवाब के बारे में कि ये कहाँ पे नवाब थे, ये कहाँ पे थे। तो आपको ध्यान रखता है मुर्शिद कुली खां, अलावर्दी खां, सिराजुद्दौला नवाब कहाँ थे, बंगाल के थे। क्या पता आपको ये दोनों ऑप्शन काट देगा और सिर्फ लिख देगा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, या बंगाल के नवाब लिख देगा और डैश दे करके 3 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा ये तीनों नाम दे दिया जाएगा अलग अलग में तर्क करके। तो आपको इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के एसएससी में कई बार, और वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन बताइए क्या है? क्या सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक लोगों की जिम्मेदारी है, या सामूहिक जिम्मेदारी, सब लोग सामूहिक रूप से आपका कैबिनेट के प्रति जिम्मेदार हैं, या कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या गैर जिम्मेदार होते हैं वो लोग? बताइए क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको। देखिए 2014 का सवाल है ये। सो गाइस इसका आंसर है बी, आपका जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड किसके, आपके लोअर हाउस के, इसके जनरल एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये लोग क्या करते हैं कलेक्टिवली, मतलब कोई एक अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है अगर पार्लियामेंट में पास हो गया लोकसभा में, तो किसी एक बंदे के खिलाफ पास नहीं होगा, आपको सारे के सारे बंदों को क्या होगा, आपको वो इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम किसी कमिंग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। जो आर्टिकल 14 है कि आपका इक्वालिटी होगा लॉ के सामने सबके लिए, वो कौन से जगह से लिया गया है, बेसिकली कौन से कंट्री से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, और ब्रिटेन से लिया गया है, और ग्रीस से लिया गया है। बताइए कहाँ से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आपका। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो लिया गया है वो आपका लिया गया है ब्रिटेन से। अब 2 शब्द आते हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अब इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये बोलता है कि इक्वल है, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई एक बंदा, मान लो कि किसी एक बंदे ने किसी आदमी का मर्डर कर दिया क्योंकि वो उस पर जानलेवा हमला कर रहा था, अगर वो उसको नहीं मारता तो वो मर जाता। तो इस केस में क्या, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने इस आदमी का मर्डर कर दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन ये आता है कि किसी ने जानबूझकर किसी आदमी का मर्डर कर दिया। तो देखो ये जो 2 सिचुएशन है, दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि इन दोनों सिचुएशन में जो भी आदमी जो भी काम किया है, वो चीज़ें इन दोनों आदमी पे सेम चीज़ें लागू होगी। क्या कहता है कि इन दोनों पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो वो सेम चीज़ इन पे लागू करोगे, जो भी पनिशमेंट मिलेगा इनको सेम पनिशमेंट मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ ऐसा कहता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, जो यूएस कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, वो इस बात को नकारता है। वो कहता है कि अगर 2 इंसान हैं और दोनों डिफरेंट सिचुएशन में अगर सेम काम किया है, जैसे हमने मर्डर की बात की थी कि ये जो आदमी है ये अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए क्या करता है, किसी आदमी का मर्डर कर देता है, और ये आदमी है जानबूझकर किसी का मर्डर कर देता है, और ये दोनों सिचुएशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलेगा कि दोनों को इक्वल ट्रीट करो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलेगा, दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करो। इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, इसके लिए अलग पनिशमेंट होगा, और इसके लिए अलग पनिशमेंट होगा। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें हम ये दोनों चीज़ों को अप्लाई करते हैं।
तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है? डार्विन को बोला गया है, एरिस्टोटल को बोला गया है, हेकल को बोला गया है, एडवर्ड जेनर को बोला गया है। 2017 सीपीयू का ये सवाल है गाइस, बताइए किसको बोला गया है फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोला गया है, एरिस्टोटल को बोला गया है फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट मिलान लगा हुआ है ये आपको बताना है। GUI जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ALU ऑल लॉजिकल यूनिट है। तो बताइए कौन सा सही है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होगी तो शायद आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। देखिए ALU जो है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ALU तो गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन आपका B तो गलत हो गया, ऑप्शन C भी गलत हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन में आपको समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही है, GUI और VDU ग्राफिक यूजर इंटरफेस और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ALU। ALU जो स्टैंड्स होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बात करता है, और ALU क्या होता है, कंपोनेंट होता है CPU का, जो कि परफॉर्म करता है सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या मतलब है, जितने भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये जो भी अदर कंपैरिजन है, सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, जो भी हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए, वो सारी चीज़ें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करता है। तो ALU आपका गलत हो गया, तो आपका ये दो ऑप्शन सही हो गया। देखिए गाइस, आपका तो वही है कि आपको एक ऑप्शन पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दोनों में से आपको चूज करना था कि कौन सा सही है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो यार। बहुत सारे लोग ये लेक्चर देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, लाइक करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, लाइक कर दिया कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि लेक्चर अच्छा आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो और भी अच्छा लेक्चर लाने का भी मन करता है। तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो यार, और शेयर किया करो लोगों के साथ भी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिल रहा है, दूसरों तक भी पहुँचाने का ट्राई करो इसे। और चैनल अच्छा लगे आपको, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम से अगर आपको लगे कि इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज।